नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूएनसी ऑनलाइन क्लासेस में। और आप सभी को मालूम है कि ऑडिटर का असिस्टेंट ऑडिटर या सब ऑडिटर आप कह सकते हैं, उसके 69 पोस्ट आने वाले हैं। एग्ज़ाम है 5 जुलाई को। कब है? 5 जुलाई को ये एग्ज़ाम होने को है और इसके लिए तैयारी आपको ज़ोरों शोरों से करनी है, ज़बरदस्त तरीके से करनी है। ठीक है, तो अब जिस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं वो मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ यूट्यूब पर भी और एप्लीकेशन में भी। एप्लीकेशन में आप बाजू में जानकारी देख सकते हैं, ये कोर्स आपको अवेलेबल हो जाएगा, है ना। और ये ऐप का नाम है योगेंद्र साहू क्लासेस। योगेंद्र साहू क्लासेस ये ऐप है और वहाँ जाकर आप कोर्स परचेस कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज भी अलग से अवेलेबल है, अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो वो भी आप परचेस कर सकते हैं। बहुत ही कम फीस पर क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा। क्लियर? ठीक है। और मेरा अनुभव काम आना है, मैंने बताया 2022 में, 2018 में मेरा सेकंड रैंक वो अकाउंटेंट वाला एग्जाम था। ऑडिटर का एग्जाम 2022 में हुआ, उसमें फर्स्ट रैंक था। तो अनुभव, मेरा अनुभव पूरा आपका काम आना है। ठीक है, और इतना लिख के ले लीजिए, 69 वैकेंसीज है। मैं कोशिश करूंगा 69 के 69 हमारे यहाँ से निकले, क्योंकि मुझे मालूम है क्वेश्चन पेपर किस तरीके से सेट होना है। ठीक है, तो चलिए उसी लेवल का हम एमसीक्यूज यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। द मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस इज कॉल्ड। व्यवसाय में मालिक द्वारा लगाया गया धन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है कैपिटल, पूंजी। जैसे मैं बता दूं, योगेंद्र साहू ये मैं एक इंडिविजुअल हूं और योगेंद्र साहू क्लासेस ये मेरी संस्था का नाम है। तो मैं अगर इसमें पैसा दिया 1 लाख रुपए, तो ये मेरे योगेंद्र साहू क्लासेस के लिए क्या कहलाएगा? ये कैपिटल कहलाएगा, है ना। और ध्यान रखना, योगेंद्र साहू क्लासेस के लिए एक प्रकार का लाइबिलिटी है, दायित्व, इसको पैसा रिटर्न करना है। इसी को हम सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट भी कहते हैं। इसको रखना, योगेंद्र साहू और योगेंद्र साहू क्लासेस दोनों अलग अलग हैं, सेपरेट एंटिटी हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो ये क्या कहलाता है? कैपिटल कहलाता है। द मनी और गुड्स टेकन आउट बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज इज नोन एज। मालिक द्वारा व्यक्तिगत उपयोग के लिए निकाला गया पैसा या माल क्या कहलाता है? ये ड्राइंग्स कहलाता है, निकासी। देखो, अगर मैं अपने संस्था से अपने व्यक्तिगत किसी काम के लिए मैं कुछ पैसे निकाल लेता हूँ, वो क्या कहलाएगा? आहरण कहलाएगा, निकासी कहलाएगा, ड्राइंग्स कहलाएगा। क्लियर है? उसके अलावा केवल पैसा नहीं, मान के चलो मैं योगेंद्र साहू क्लासेस संस्था से अपने घर के लिए एक फर्नीचर ले लिया, अपने घर के लिए एक लैपटॉप ले लिया, तो भाई अगर मैं अपने संस्था के लिए लैपटॉप लूं तो वो मेरे लिए एसेट है, जी बिल्कुल। लेकिन अगर मैं अपने घर के व्यक्तिगत, अपने पर्सनल यूज के लिए अगर लैपटॉप खरीद लूं, तो ध्यान रखना वो फिर ड्राइंग्स कहलाएगा। एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। यही सब बारीक चीजें आपको पढ़ना है, क्योंकि कई लोग, मैं बताऊं, जैसे अच्छे अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, सीए, सीएस, ये इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते। आप पुराना उनका इंटरव्यू भी देखे होंगे, अमित सर का, उनके समय में भी यही हाल था। और मैं खुद जब अकाउंटेंट का एग्जाम दिला, ऑडिटर का एग्जाम दिलाया, सीए दूर दूर तक, क्यों? उनको मतलब ऐसे कहने वाली बात नहीं है, लेकिन क्या होता है कभी कभी एकदम ज्यादा लेवल का तैयारी कर लेंगे, ये बेसिक आपको नहीं मालूम चलेगा, यहाँ से कैसे एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं ये आपको नहीं मालूम चलेगा, आप फेल हो जाओगे। इसलिए धरातल पे, बेस पे तैयारी करना आपको। ठीक। थिंग्स ऑफ वैल्यू ओन्ड बाय बिजनेस आर कॉल्ड। व्यवसाय के पास मौजूद मूल्यवान वस्तुएं क्या कहलाती हैं? तो ये कहलाता है एसेट कहलाता है। डेटर्स आर पर्सन। डेटर भी व्यक्तित्व है। देखो, लेनदार, देनदार, दो आपको शब्द मिलेंगे। मैं पूरा बाइलिंगुअल आपको कराऊंगा, ठीक है। हर ज्यादातर पूरा चीज बाइलिंगुअल रहेगा, जहां पे इंग्लिश हिंदी दोनों चीजें मौजूद रहनी है। हालांकि अकाउंट्स का बहुत सारा चीज आप इंग्लिश में ही पढ़ते होंगे, हिंदी मीडियम वाले भी, है ना। तो जहां पे जो जरूरत है वो लैंग्वेज हम यूज करेंगे। डेटर और क्रेडिटर दो चीजें हैं, समझना। मान के चलो ये संस्था है YKS लिमिटेड, एक कंपनी है, समझ लो। इसमें डेटर और क्रेडिटर कौन होंगे, इसको मैं आपको बता देता हूं। डेटर और क्रेडिटर, ये हमारे लिए एसेट है, ये हमारे लिए लायबिलिटी है, समझ लो। डेटर कौन होंगे? जैसे एक कोई राम है, राम ने योगेंद्र साहू ये YKS लिमिटेड से कुछ सामान खरीदे और बोले कि 1 लाख रुपए मैं अगले महीने दूंगा। राम को पैसे देना है, राम पैसे देगा। किसको पैसे देगा? ये YKS लिमिटेड को देगा, अगले महीने देगा, जैसे भी है। तो ये YKS लिमिटेड के लिए ये राम क्या हो जाएगा? डेटर हो जाएगा। वहीं पर है मोहन। मोहन, YKS लिमिटेड ने मोहन के पास से कुछ समझ लो सामान खरीदे और इसको बोले कि भाई मैं भी पैसा अगले महीने दूंगा जब राम दे देगा। कितने पैसे? 50,000। तो बोले ठीक है। अभी YKS लिमिटेड को 50,000 रुपए देने किसको? मोहन को। तो YKS लिमिटेड के लिए मोहन क्या हो जाएगा? क्रेडिटर हो जाएगा। तो ये देनदार, लेनदार, डेटर, क्रेडिटर आप याद रखेंगे, ठीक है। तो डेटर्स आर द पर्सन हु ओ मनी टू बिजनेस या टू हुम बिजनेस ओज मनी। तो जो व्यवसाय को पैसे, देखो ये थोड़ा हिंदी में आपको लैंग्वेज समझ नहीं आ पाएगा, अंग्रेजी में देखो, हु ओज मनी टू बिजनेस, जो पैसे लग रहा है। ओ मनी मतलब पैसे लगना, किस का? बिजनेस का पैसा लगना, है ना। तो डेटर्स होगा। टू हुम बिजनेस ओज मनी, जो बिजनेस लग रहा है, बोलते हैं ना, तू मेरा 5,000 रुपये लग रहा है, मतलब तू मेरा 5,000 लग रहा है, मतलब तुमको 5,000 देगा, बस वैसे ही है। तो टू होम बिजनेस ओज मनी, ये फिर क्रेडिट कहलाएगा। ये डेटर, ये क्रेडिटर, ठीक है, ये क्रेडिटर। गुड्स मीन्स, ये एकदम जबरदस्त पॉइंट है, एकदम बारीक चीज याद रखना। गुड्स का अर्थ क्या है? आर्टिकल फॉर पर्सनल यूज नहीं, आर्टिकल परचेज फॉर रीसेल। ये तो ड्राइंग हो जाएगा।
आर्टिकल परचेज फॉर रीसेल, पुनर्विक्रय हेतु खरीदी गई वस्तुएं, गुड्स मींस, ध्यान रखना गुड्स मींस असेट तो मारने कदापि गलती मत करना। अगर यही ऑप्शन इधर दिया रहता और ये नीचे तो आप पढ़ते भी नहीं और असेट मार देते। गुड्स मतलब एसेट मार के चले आते और वहीं पे आपका मार्क्स लूज हो जाता है। यही सब बारीक चीजों को याद रखना है, ध्यान रखना है। अब एक एग्जांपल देता हूं, मान के चलो मेरा फर्नीचर का दुकान है, फर्नीचर का दुकान है, ठीक है, और एक दूसरा मेरे दोस्त का समझ लो कोई कंपनी है, प्राइवेट कोई कंपनी है। अगर मेरा दोस्त का जो कंपनी है वो फर्नीचर लेकर आता है, वो फर्नीचर लेकर आता है, अगर वो फर्नीचर लेकर आता है तो वो फर्नीचर उसके लिए क्या आ जाएगा, एसेट से संपत्ति, क्योंकि उसको वो यूज करने के लिए लेके आ रहा है, उसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए, उसको बेच नहीं देगा फर्नीचर को। लेकिन अगर मेरा फर्नीचर को दुकान है, मैं फर्नीचर लेके आऊं तो मेरे लिए गुड्स कहलाएगा। बोले सर अंतर क्या है? अंतर है, एक लॉन्ग टर्म एसेट समझ लो, ये शॉर्ट टर्म हो गया, और ये जो है रीसेल के पर्पस के लिए है। फर्नीचर मैं कहीं से फर्नीचर लेके आ रहा हूं, उसको फिर मैं आगे बेचूंगा, ठीक है, हो सकता है मैं होलसेलर हूं, होलसेल में लेके आया भाई और मैं ऐसे रिटेलर को बेच दिए, तो याद रखना आर्टिकल परचेज्ड फॉर रीसेल ये गुड्स कहलाता है, गुड्स। समझिए बात? तो जरूरी नहीं हम हमारी आदत ये रहती फर्नीचर है, फर्नीचर को हम एसेट मान लिए, कंप्यूटर आया एसेट मान लिए, लेकिन भैया जो फर्नीचर है वो मेरे लिए एसेट हो सकता है, लेकिन मेरा फर्नीचर की दुकान है, मैं फर्नीचर बेचने खरीदने काम करता हूं, तो मेरे लिए फिर वो गुड्स कहला जाएगा, ठीक है। द वैल्यू ऑफ गुड्स रिमेनिंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर इज कॉल्ड, वर्ष के अंत में ना बिके माल का मूल्य क्या कहलाता है? भाई हम कुछ सामान लेके आए, मान के चलो देखो फर्नीचर का दुकान है, फर्नीचर उदाहरण देता हूँ, ये मैं चेयर लेके आया, 1 लाख रुपए का चेयर लेके आया, 80,000 रुपए का चेयर बेच दिया, 20,000 रुपए का नहीं बिका है, तो 20,000 द वैल्यू ऑफ गुड्स रिमेनिंग अनसोल्ड, है ना, वर्ष के अंत में ना बिके माल का मूल्य क्या कहलाता है? क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है। क्या कहलाता है? वो क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है। द गुड्स बॉट फॉर रीसेल आर कॉल्ड, ये परचेज कहलाता है, परचेज, परचेज में आएगा, स्टॉक मत मार देना, परचेज, ठीक है। क्यों? खरीदते हैं तो एंट्री क्या बनती है? परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू, मान के चलो अगर उधारी में खरीदे तो राम हो गया या टू कैश हो गया, ठीक है, तो ये परचेज डेबिट करते हैं। अगला सवाल, कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर इज, ग्राहकों से प्राप्त नगद क्या कहलाता है? कैश हमारे लिए एसेट है, ठीक है, रेवेन्यू मत मार देना, एसेट है, कैश, कैश एसेट है। द मनी स्पेंट टू अर्न रेवेन्यू इज कॉल्ड, ये एक्सपेंस कराता है, ठीक है, द मनी स्पेंट टू अर्न रेवेन्यू इज कॉल्ड, राजस्व अर्जित करने हेतु खर्च की गई राशि क्या कहलाती है? एक्सपेंस। अब मुझे ये बताओ, मान के चलो मेरी एक संस्था है, मैं अपने टाइपिस्ट को पैसे देता हूँ, मैं अपने मैनेजर को पैसे देता हूँ, उसके ऊपर पैसे दे रहा हूँ मतलब खर्च कर रहा हूँ, उसको सैलरी दे रहा हूँ मतलब मेरा एक्सपेंस है, लेकिन एक्सपेंस किस पर्पस के लिए कर रहा हूँ बताओ? कहीं ना कहीं मैं टेस्ट तैयार करा रहा हूँ, टाइपिस्ट को पैसे दे रहा हूँ, खर्च कर रहा हूँ, ठीक है, क्यों, क्या है पर्पस है? भाई टेस्ट तैयार होंगे, कुछ स्टूडेंट को परचेस करेंगे, वहीं से मेरा रिवेन्यू जनरेट होगा, हाँ कि ना? तो रिवेन्यू जनरेट करने के लिए जो खर्चा किया गया है क्या है कहलाता है? वो एक्सपेंस, एक्सपेंसेस है। द एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंसेस इज, आय में से खर्च घटाने के बाद बची राशि क्या कहलाती है? समझना, जहाँ पे इनकम ज्यादा हो और एक्सपेंस कम हो तो प्रॉफिट होगा, जहां एक्सपेंस ज्यादा हो इनकम कम हो लॉस होगा। अरे 120 रुपए मैंने कमाया और 100 रुपए खर्च कर दिए, तो 20 रुपए मेरा क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। मैं कमा 100 रुपए रहा हूं लेकिन खर्च 120 रुपए हो गए, तो ये भाई जो 20 रुपए एक्स्ट्रा खर्चा है वो क्या है? लॉस है मेरे लिए, ठीक है, इस बात को आप समझिए। उसके बाद रिवेन्यू और प्रॉफिट दोनों अलग अलग चीजें हैं, रिवेन्यू और प्रॉफिट दोनों अलग अलग चीजें हैं, वैसे ही एक्सपेंसेस और लॉस भी अलग अलग चीजें हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। फिलहाल एक्सेस ऑफ इनकम हो जाएगा तो प्रॉफिट, और एक्सेस ऑफ एक्सपेंस, एक्सपेंस ज्यादा हो गया तो मेरे लिए लॉस आएगा। द पीरियड फॉर विच अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड इज कॉल्ड, जिस अवधि के लिए खातों को तैयार किया जाता है उसे क्या कहते हैं? अकाउंटिंग पीरियड। आमतौर पे दो ही अकाउंटिंग पीरियड आपको देखने को मिले, या तो कोई साल दर साल मेंटेन करता है कि 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर, या फाइनेंशियल ईयर को ही अकाउंटिंग ईयर कंसिडर कर लेते हैं, जैसे 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, अगले साल के 31 मार्च, तो ये अकाउंटिंग पीरियड कहलाते हैं। द डॉक्यूमेंट दैट सर्व्स एज एविडेंस ऑफ अ ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड, लेन देन के प्रमाण का कौन सा दस्तावेज कहलाता है? वाउचर। वाउचर के बाद पढ़ेंगे, एक बिल जैसा ही है, वाउचर बनाते हैं, ठीक है। वाउचर ये डॉक्यूमेंट है, एक समझ लो एक एविडेंस है, आगे चल के हम इसके बारे में पढ़ेंगे भी, हर एक टॉपिक है, एक टॉपिक है, आप कोर्स में जाएंगे, ठीक है, कोर्स में मैं इस तरीके से पढ़ाया हूँ, हर एक टॉपिक इंडिविजुअल टॉपिक, उसका थ्योरी, फिर उसका एमसीक्यू, थ्योरी उसका एमसीक्यू, ठीक है, क्योंकि पढ़ने को तो बहुत सारी चीजें हैं, आप एनसीईआरटी उठा लो, सब चीज उठा लो, पढ़ने को बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन थ्योरी पढ़ लिए, फिर उसके बेस पे एमसीक्यू कैसे बनेंगे वो भी आपको जानना जरूरी है, ठीक। द फर्स्ट बुक इन विच ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड, जो पहला किताब है, समझ लो पुस्तक, जिसमें दर्ज किया जाता है लेन देन, उसको क्या बोलते हैं? जर्नल, ठीक है, जर्नल, जर्नल,
द फर्स्ट बुक इन विच ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड जर्नल है। फिर देखो जब हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, द बुक वेयर ऑल अकाउंट्स आर मेंटेन्ड, तो वो लेजर कहलाता है, जर्नल से ही लेजर बनता है। फिर भैया जो भी डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, उसको रिकॉर्ड करते हो, किस में आ जाता है, ट्रायल बैलेंस में आ जाता है। देन लास्ट में सारा एसेट हम मेंटेन कर रहे हैं, लाइबिलिटी बता रहे हैं, है ना, डेटर क्रेडिटर बता रहे हैं, वो सब बैलेंस शीट में जाता है विवरण। द बुक्स वेयर ऑल अकाउंट्स आर मेंटेन्ड लेजर, सभी लेजर खातों के डेबिट और क्रेडिट शेष को दिखाने के लिए, मतलब बैलेंस को दिखाने के लिए जो विवरण तैयार करते हैं उसको क्या कहते हैं, तुलन पत्र कहते हैं, ट्रायल बैलेंस। द स्टेटमेंट शोइंग एसेट, लायबिलिटी एंड कैपिटल ऑफ बिजनेस क्या कहलाता है भाई, वैसा स्टेटमेंट बैलेंस शीट कहलाता है। तो जर्नल क्लियर, लेजर क्लियर, ट्रायल बैलेंस क्लियर, बैलेंस शीट क्लियर, एक एक पॉइंट से कैसे क्वेश्चन बन सकते हो यहां पर मैं तैयार किया हूं, ठीक है। रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ अ फिक्स्ड एसेट इज कॉल्ड, किसी स्थायी परिसंपत्ति के मूल्य विमान में कमी को क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं, मूल्यह्रास। दो टर्म मिलेंगे, एक मिलता है डेप्रिसिएशन, एक दूसरा होता है एप्रिसिएशन। एक डेप्रिसिएशन, एक एप्रिसिएशन, समझना बात को। एप्रिसिएशन हम अकाउंटिंग टर्म में ज्यादातर यूज नहीं करते, ठीक, लेकिन एक बात समझना, मैं कोई कार लेके आया, एक कार लेके आया 20 लाख रुपए का, अब उसको 2 साल रगड़ के चलाया और 2-3 जगह उसको ठोक पीट दिए, ठीक। अब कार अच्छी कंडीशन में है, 2 साल में चला लिया हूं, लेकिन मुझे ये बताओ 2 लाख का कार है, 20 लाख का कार है, 2 साल बाद क्या उसको 20 लाख में खरीद लोगे? सिर्फ ये बोल के योगेंद्र सर की कार है भाई 20 क्या 25 देने तैयार हो? नहीं, आप बोलोगे नहीं भैया 2 साल चला लियो, एक तो ऐसी गंदे टाइप से चलाते, बोले मैं खरीदूंगा 15 लाख, ये 5 लाख कम क्यों हो गया इसके वैल्यू में? डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास। तो कोई भी फिक्स्ड एसेट या कोई भी एसेट है जिसके मूल्य में कमी आ जाए, वो जो कमी है उसको हम क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन कहते हैं, मूल्यह्रास कहते हैं। इस बात को आप याद रखेंगे, डेप्रिसिएशन। ये क्यों होता है इसको भी रखना, वियर एंड टियर यूज के लिए, जैसे टाइम पास हो जाता है, समय बीत जाता है, उसकी वजह से भी कमी आ जाती है, और वियर एंड टियर मतलब उसको यूज कर लिया उसकी वजह से कमी आती है, ठीक है। ठीक इसका उल्टा होता है एप्रिसिएशन, जो हम अकाउंटिंग टर्म में बहुत ज्यादा यूज नहीं करते। जैसे अगर कोई सोना लेके आए, सोना भी एसेट है, 1 लाख रुपए सोना रहेगा, 1.5 लाख रुपए उसका वैल्यू हो गया, वो एप्रिसिएट हो गया। लैंड, आप 4 साल पहले जो जमीन खरीदे होंगे, हो सकता है आज आप उसका डबल हो गया होगा, तो एप्रिसिएशन कहलाता है। द पर्सन हु ओज मनी टू द बिजनेस, ये मैं बता दिया, डेटर क्रेडिटर। हु ओज मनी, आदमी किसी बिजनेस के लगेगा तो बिजनेस के लिए डेटर होगा, और बिजनेस किसी आदमी को देना होगा बिजनेस को पैसा, ठीक है। मतलब योगेंद्र साहु क्लासेस एक संस्था है, उसे किसी एक व्यक्ति को पैसे देने, तो योगेंद्र साहु क्लासेस संस्था के लिए वो क्या हो गया? क्रेडिटर हो गया, ठीक। इस बात को आप ध्यान रखना, डेटर देनदार, क्रेडिटर लेनदार। द पर्सन टू होम बिजनेस ओज मनी इज कॉल्ड, ये हो गया डेटर क्रेडिटर। हूँ द बिजनेस ओज मनी, बिजनेस पैसा लग रहा है उसके लिए वो क्रेडिटर हो गया। व्यवसाय द्वारा बिक्री से अर्जित कुल राशि क्या कहलाती है? अब इसको प्रॉफिट मत मार देना, प्रॉफिट अलग चीज है, मैं बताया रिवेन्यू अलग चीज है। जैसे मान के चलो कोई एक स्टूडेंट ऑफलाइन क्लासेस को अटेंड करता है, 18,000 रुपए फीस है, तो ये 18,000 रुपए में प्रॉफिट नहीं डाल दूंगा, ये 18,000 रुपए मेरी रिवेन्यू है, 18,000 रिवेन्यू है भाई, 18,000 फीस दे रहे हैं, इसमें से मान चलो मैंने टीचर को एक्सपेंस दिया, 50% टीचर को चले गया तो 9,000, ओके। फिर एक स्टूडेंट के पीछे किसी स्टाफ में खर्च कर रहे हैं 2,000 रुपए, वो खर्च हो गया, ओके। बिजली बिल खर्च हो गया, वो ओके, सारी चीज खर्च हो गए, तो जो बचा अमाउंट है 5,000, ये रिवेन्यू है, और ये 5,000 एक्सपेंस घटाने के बाद ये मेरा प्रॉफिट है, तो इन दोनों को ध्यान रखा करें। द डिफरेंस बिटवीन रिवेन्यू एंड एक्सपेंस, ये देखो खाली प्रॉफिट और लॉस मत मार देना, या तो प्रॉफिट भी हो सकता है लॉस भी हो सकता है। अगर रिवेन्यू ज्यादा है एक्सपेंस कम है, रिवेन्यू 1,000 एक्सपेंस 700, तो मेरा 300 का प्रॉफिट हो जाएगा। रिवेन्यू 1,000 है, एक्सपेंस ज्यादा हो गया 1,200, तो मेरा 200 रुपए का क्या हो जाएगा? लॉस। तो ये प्रॉफिट और लॉस दोनों आ सकता है। द रिटर्न रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड, व्यवसाय के लेन देन के लिखित रिकॉर्ड क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स, लेखा पुस्तकें। जो व्यक्ति पूंजी लगाकर व्यवसाय चलाते उसे क्या कहते हैं? प्रोप्राइटरशिप। आमतौर पे आपको मतलब ओवरऑल मोटा मोटी 2 ही चीजें पढ़नी है, एक सोल प्रोप्राइटरशिप का अकाउंट्स पढ़ना है, इसी में जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस शीट दुनिया भर का देख रहे हैं, एक सोल प्रोप्राइटरशिप का, फिर एक हम कंपनी अकाउंट्स पढ़ते हैं। तो पूरा जो सिलेबस है इसी दोनों के इर्द गिर्द घूमेगा आपको, एक प्रोप्राइटर, एक कैपिटल अकाउंट, ठीक है, कंपनीज अकाउंट। कैश रिसीव्ड बाय बिजनेस इंक्रीज, कैश आ जाएगा तो आपका एसेट बढ़ जाएगा, परिसंपत्तियां। पेमेंट ऑफ रेंट डिक्रीज, कैश, आप भाई पेमेंट करोगे तो कैसे दोगे? कहीं ना कहीं कैश इज इक्वल टू बैंक, है ना, अभी बैंक का अलग से बात नहीं कर रहे हैं, हो सकता है आप चेक से पेमेंट कर दिए, वो भी कहीं ना कहीं पैसे ही। द अकाउंटिंग इक्वेशन, ये एकदम इंपॉर्टेंट रखना, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये इक्वेशन वाला एक और हम क्लास करेंगे, एसेट बराबर लायबिलिटी प्लस कैपिटल होता है। अब इसी को घुमा फिरा के आपको दे देगा, जैसे आप बैलेंस शीट बनाते हैं तो याद है यहाँ पर कैपिटल और यहाँ पर पूरी लायबिलिटी आती है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, और इधर पूरे एसेट्स आ जाएंगे। फिक्स्ड एसेट पहले लिख दोगे, या आपका जो करंट एसेट है वो लिख दीजिए, तो यही इधर पूरा टोटल एसेट और ये
आपका कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ठीक, इसी को आगे पीछे कर देगा, कभी कैपिटल बराबर एसेट माइनस लायबिलिटी ये पूछ देगा, तो इस एक इक्वेशन को याद रखेंगे, बाकी वहां से डराइव हो जाएगा। डिस्काउंट गिवन टू कस्टमर, ग्राहक को दी गई छूट क्या कहलाती है? एक्सपेंस है, एक्सपेंस है, खर्च है, लॉस नहीं, एक्सपेंस मान के चलना। क्यों? अरे भाई मेरे को कोई ग्राहक 1000 रुपये देने वाला था, लेकिन उसने टाइम पे पैसे दे दिया, मैं बोला चलो ठीक है 50 रुपये छोड़ देता हूँ, तो मुझे तो पैसे 1000 रुपये मिलने वाले थे, 1000 रुपये मिलते, लेकिन उसने पहले वक्त के पहले पैसा दे दिया, मैं खुश होकर उसको बोला 50 रुपये छूट, तो अब मुझे पैसे कितने मिले? 950, तो कहीं न कहीं 50 रुपये मेरे लिए क्या हो गए? खर्च हो गए। आखिरी क्वेश्चन, नगद के आगमन और निर्गमन को दर्शाने वाले विवरण क्या कहलाते हैं? ये कैश फ्लो स्टेटमेंट कहलाते हैं, जिसमें सिर्फ कैश कहाँ गया कहाँ आया इसको हम ध्यान देते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, धन्यवाद। और बाजू में आपको सारा डिटेल दिख रहा होगा। अकाउंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और बाकी सब्जेक्ट भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप पहले से तैयारी करें, इंतजार मत करें, सिलेबस जारी होगा तभी हम पढ़ेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि अकाउंट्स 99% चांस अकाउंट्स आएगा। और कई लोग मंडी उपनिरीक्षक का जब एग्जाम था तो बोल दिए थे मंडी अधिनियम भी आएगा, और अच्छे नामी गिरामी संस्थान बोल दिए थे, नामी गिरामी टीचर बोल दिए थे, और बच्चे मंडी अधिनियम पढ़ना भी चालू कर दिए थे। मैं बोलूँगा भाई जिस चीज़ के आने की संभावना कम है ना, उसको बाद में पढ़ो ना जी। अकाउंट्स डैम श्योर है 99% आएगा, और सहकारिता अधिनियम 99% नहीं आएगा। तो जो आएगा बोल रहा हूँ उसको पढ़ें। कोई 25-30 मार्क्स बता भी दे, उसका सिलेबस भी जारी कर दिया, बताओ, इधर व्यापम जारी नहीं किया। तो थोड़ा सा दिमाग लगाएं, बुद्धि लगाएं। कॉमर्स का एग्जाम है, अकाउंट्स पूछेगा ही पूछेगा, उसको पढ़ना है बजाय सहकारिता अधिनियम। जिस दिन पूछेगा एक हफ्ते में खत्म कर देंगे, एक हफ्ते में पढ़ देंगे, ठीक। सेशन अच्छा होगा तो लाइक करेंगे, और कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बताना।